गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज से हम अपनी कक्षाओं का पुनः संचालन कर रहे हैं और कक्षाएं प्रारंभ करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अति शीघ्र हमें प्रत्यक्ष कक्षाएं लेने का अवसर प्राप्त हो। साथ ही बच्चों, हम आप से और आपके गार्जियन से भी यह आग्रह करते हैं कि आप लोग अति शीघ्र एडमिशन कराएं और ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाएं और अपने पठन पाठन को सुचारू रूप से संचालित करें। तो बच्चों, जब हमारी कक्षाएं स्थगित हुई थी तो हम लोग अध्याय 4 कृषि संसाधन तक अध्ययन कर चुके थे। आज हम अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, खनिज क्या है यह तो आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं तथा ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन हैं, इसके विषय में भी आप सभी जानते हैं। फिर भी हो सकता है आप भूल गए हों, तो आपको पुनः याद दिलाते हुए हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, वे वस्तुएं, सबसे पहले हम खनिज संसाधन पर प्रकाश डाल रहे हैं। खनिज किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो धरातल से खोद करके निकाली जाती हैं, यानी ज़मीन के अंदर से खोद करके निकाली जाती हैं, उसे खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? खनिज। यानी खनिज पदार्थ क्या है? ज़मीन के अंदर से खोद के निकाले जाने वाले पदार्थ को खनिज पदार्थ कहा जाता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है? यह प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार है। और जहाँ धरातल से खोद करके खनिज को निकाला जाता है तथा जिस स्थान से खोद करके खनिज को बाहर निकाला जाता है, उस स्थान को खान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? खान कहा जाता है। खान या खदान, खदान शब्द भी लोग बोलते हैं। तो जहाँ से खनिज को, धरातल के जिस भाग से खनिज को खोद करके निकाला जाता है, उस स्थान को खान कहा जाता है। और खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है, उन्हें उस धातु का अयस्क कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर के, अर्थात जो खनिज पदार्थ ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, उसमें कुछ कच्चे पदार्थ भी होते हैं जिनकी सफाई की जाती है। तो जो हम खनिज प्रयुक्त करते हैं उस रूप में खनिज हमें प्राप्त होता है। और जब खानों से खोद करके निकाला जाता है तो खनिज का ऐसा स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ कच्चे पदार्थ मिले होते हैं। जो कच्चे पदार्थ उसमें मिले होते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अयस्क कहते हैं। और आपको मालूम है, पालक, बथुआ जैसी अनेक साग सब्जियों में भी लोहा, तांबा आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए तथा सभी जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक हैं। बच्चों, ज़रा
सोचिए कि वनस्पतियों के अतिरिक्त और कैसे ये खनिज पदार्थ हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये खनिज पदार्थ हमारे लिए और कैसे उपयोगी हो सकते हैं, आप सभी जानते हैं। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका उत्तर आप सभी जानते हैं कि आपके घरेलू वस्तुओं में यानी किचन में जब आप घुसते हैं तो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से ज़्यादातर चीज़ें किससे बनी होती हैं, इन्हीं खनिज पदार्थों द्वारा निर्मित होती हैं। जैसे चाकू है, कैंची है, बर्तन है, पेचकस है और यातायात के साधनों में छोटे से लेकर के साइकिल से लेकर के वायुयान तक किससे बनाया जाता है, खनिज पदार्थ के द्वारा निर्मित होता है। इसी तरह से रेल इंजन, रेल पटरी, मोटर कार, यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्र और प्रसाधन की वस्तुएं भी खनिज द्वारा निर्मित होती हैं। अर्थात हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में खनिज संसाधन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि खनिज किसे कहते हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ज़मीन के अंदर से खोद करके निकाले जाने वाले पदार्थ को खनिज पदार्थ कहा जाता है। और खनिज चूना पत्थर की तरह मुलायम एवं हीरे की तरह कठोर भी होता है और खनिज का हमारे आधुनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। अब दूसरा पार्ट क्या है, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा यानी शक्ति। जिस प्रकार से हमारे जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है और जिस प्रकार से हमारे शरीर को ऊर्जा विभिन्न खाद्य पदार्थों द्वारा जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन चीज़ों से मिलती है। हम इन्हीं चीज़ों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपना कार्य करते हैं। तो इसी तरह से विभिन्न प्रकार के मशीनों को संचालित करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उदाहरण के लिए कृषि संबंधी कार्यों में जैसे ट्रैक्टर है और विभिन्न प्रकार की कटाई की मशीनें हैं, मड़ाई की मशीनें हैं, ये सब किससे चलती हैं, ऊर्जा से चलती हैं, यानी बिजली के द्वारा चलती हैं या पेट्रोलियम या डीजल द्वारा चलती हैं। तो ये सब क्या है, ये यातायात के साधनों को ऊर्जा प्रदान करते हैं यानी शक्ति प्रदान करते हैं। और जिन संसाधनों से शक्ति प्राप्त होती है उन्हें ही क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कहते हैं। और किससे शक्ति प्राप्ति होती है, मशीनों को, मशीन कार्य कर सके, मशीनों को कार्य करने के लिए ऊर्जा यानी शक्ति की जिन साधनों से प्राप्ति होती है उन्हें ही ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने बताया कि खनिज संसाधन जो होते हैं वो आधुनिक जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आज के युग को ही हम लौह युग के नाम से जानते हैं। कौन सा युग है बच्चों आज का युग, लौह युग। और लौह युग कहने का कारण, अगर आप अपनी चारों तरफ अपने परिवेश में निगाह दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि हर चीज़ें, अधिकांश चीज़ें जो हैं वह लोहे से बनी हुई हैं। जैसे
आप जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण किससे प्रारंभ हुआ? लोहे के प्रयोग से प्रारंभ हुआ। अब आप कह सकते हैं कि ईंट लगा है, बालू लगा है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ लगे हैं, लेकिन लोहे का प्रयोग जो अंदरूनी भाग में किया जाता है वो बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। लोहा मजबूत खनिज पदार्थ है, टिकाऊ खनिज पदार्थ है, इसलिए इसका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता है। इसी तरह से यातायात के साधनों को बनाने में किया जाता है, चाहे वो ज़मीन पर चलने वाला साधन हो या आकाश में उड़ने वाला साधन हो। और केवल लोहा ही नहीं, ये तो सख्त खनिज पदार्थ है, मुलायम खनिज पदार्थ जैसे चूना। चूने को आपने देखा होगा कि पानी में डालते हैं, क्या होता है? मिल जाता है, पानी में गल जाता है, इतना मुलायम होता है। तो चूने जैसे मुलायम पदार्थ को भी खनिज पदार्थ के अंदर रखा जाता है, किंतु हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इनका इस्तेमाल होता है। एक छोटी सी सुई से लेकर के बड़ी इमारत, हवाई जहाज और सौंदर्य प्रसाधन, टेल्कम पाउडर जो बनता है, इसमें भी खनिज पदार्थ का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि हम लोग जो अबीर गुलाल खेलते हैं बच्चों, इसमें जो चमकीला पदार्थ होता है उसे अभ्रक कहते हैं, यह भी एक खनिज पदार्थ है। तो खनिज पदार्थों का हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है और आधुनिक जीवन शैली खनिज पदार्थों के बिना अधूरी है। अधूरी ही नहीं, हम कह सकते हैं कि असंभव है, क्योंकि अगर यातायात के साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो महानगरों का विकास नहीं हुआ होता, उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ होता और मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ होता। मशीन में जो खनिज संसाधन लगाए जाते हैं उनका पता नहीं होता तो क्या मशीनें बन पाती? मशीनें बनना संभव था? नहीं था बच्चों। तो हमारी ज़िंदगी प्राचीन काल की तरह अपने हाथ पैर पर आश्रित रहती और हम आधुनिक जीवन शैली से कोसों दूर होते, मीलों दूर होते बच्चों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि खनिज संसाधन तथा ऊर्जा संसाधन दोनों ही हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। हमारे जीवन को आधुनिक बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और इतना ही नहीं, हम जो त्योहारों पर व्रत में नमक खाते हैं, जिसे सेंधा नमक कहते हैं, आप जानते हैं वह किससे बनता है? धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। यानी यह भी क्या है? खनिज संसाधन है। तो बच्चों, हम किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि इनका प्रयोग न करते हों। सभी क्षेत्रों में इनका प्रयोग हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, किंतु इनमें से कुछ खनिज संसाधन जो हैं वो परंपरागत हैं और कुछ जो हैं वह आधुनिक संसाधन हैं, जिनके विषय में हम आगे बताएंगे। उससे पूर्व हम आपको बताते चलें कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों, सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। अभी हमने बताया था आपको कि खनिज में कुछ कच्चे पदार्थ मिले होते हैं
जिन्हें अयस्क कहा जाता है। तो किसमें पाए जाते हैं? केवल शब्दों का हेरफेर है बच्चों। सामान्यतः खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अयस्कों में पाए जाते हैं। और किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण का संचलन अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। तब जो मिलावट होता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और खनिज पदार्थ का हमारे आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर करती है। और खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिनमें से खनिज पाए जाते हैं। बच्चों, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे क्षेत्र में खनिज पदार्थ न्यून मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ अधिकतर आग्नेय एवं कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? छोटे क्लासों में आपने पढ़ा है कि आग्नेय शैल का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। यानी धरातल के नीचे से जो मैग्मा ऊपर आने पर लावा के रूप में बिखर जाता है, उसी से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो उसके साथ ज़मीन के अभी शुरू में हमने बताया था कि खनिज कहाँ से निकाले जाते हैं? ज़मीन के अंदर से खोद करके निकाले जाते हैं। तो जब धरातल फटता है तो क्या होता है? लावा के साथ साथ खनिज पदार्थ भी बाहर निकल आते हैं। और ये लावा एक के ऊपर एक जमता जाता है। तो इन्हीं आग्नेय शैलों में खनिज पदार्थ जो हैं अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। इसी तरह से कायांतरित शैल जो होती है, कायांतरित या रूपांतरित शैल, इसमें भी खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व वीदरों में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कायांतरित शैलों में क्या होता है? दरारें रहती हैं, जोड़ रहता है। तो उसमें उसके बीचों बीच जो जोड़ रहता है, दरार रहती है, उसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में ये खनिज पदार्थ उपलब्ध होते हैं। और इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं। कैसे? अभी हमने बताया आपको, ज्वालामुखी विस्फोट के समय क्या होता है कि इन्हीं दरारों से, जहाँ की शैलें कमज़ोर होती हैं, वहीं ज्वालामुखी विस्फोट होता है, धरातल फट जाता है और मैग्मा लावा के रूप में बाहर छिटक जाता है। तो गैसीय अवस्था में जब ये ऊपर उठता है तो गैसीय अवस्था में होता है, और बाहर आने पर लावा के रूप में जो धरातल पर छिटकता है, जमने पर क्या होता है? भूपृष्ठ पर ठोस अवस्था में हो जाता है। तो ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जब जम जाते हैं तो इनसे धात्विक खनिज का निर्माण होता है। यानी कि आग्नेय शैलों में जो खनिज पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। अब हम धात्विक खनिज क्या होते हैं इसके विषय में प्रकाश डाल दे रहे हैं। खनिज दो प्रकार का होता है, एक धात्विक और दूसरा अधात्विक। तो धात्विक खनिज के अंतर्गत
वे खनिज आते हैं जिनमें धातुओं के अंश पाए जाते हैं, जैसे लोहा। लौह धातु आपके विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। जब लौह धातु अन्य पदार्थों में मिली रहती है तब इसे लौह अयस्क कहते हैं। इसे ऊष्मा के प्रयोग द्वारा अयस्क से अलग कर लौह धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है। और अधात्विक खनिज जो होते हैं उसके अंतर्गत सोना, चांदी, अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर जैसे धातुएं आती हैं। इसी तरह से जो ऊर्जा संसाधन है उसमें भी एक परंपरागत संसाधन है, एक नवीन संसाधन है। परंपरागत संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो प्राचीन काल से ही ऊर्जा के संसाधन के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, जैसे कोयला। और नवीन संसाधन के रूप में वे संसाधन आते हैं जो कि प्रकृति में आदिकाल से विद्यमान है, किंतु मनुष्य द्वारा उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा था। किंतु अब आधुनिक अनुसंधानों द्वारा वे चीज़ें प्रयोग में लाई जा रही हैं, तो उन्हें नवीन संसाधन के अंतर्गत रखा जा रहा है। और ये संसाधन अक्षयशील हैं, जैसे ज्वारीय ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा आदि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों से, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों से प्राचीन काल से ही परिचित हैं, और ये हमारी प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क प्रदान की गई हैं। किंतु हमने इनका प्रयोग तब किया जब हमें इनकी आवश्यकता महसूस हुई। जैसा कि विज्ञान की परिभाषा ही है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि केवल कोयले को ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। लेकिन कोयला क्या है? कोयले का सीमित भंडार है। और इसी तरह से विभिन्न खनिजों के भी सीमित भंडार हैं, तो उनके स्थान पर नवीन खोजों को प्रश्रय दिया जा रहा है। ऊर्जा आधुनिक जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गया है। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने कहा कि नवीन संसाधन के अंतर्गत जो है सौर ऊर्जा आ रहा है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? हम सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और सूर्य की ऊष्मा हमें धरातल बनने से पूर्व ही सूर्य विद्यमान था। तो शुरू से ही मानव सभ्यता के विकास से ही सूर्य की ऊष्मा प्राप्त हो रही है, लेकिन हमें नहीं पता था कि इससे बिजली उत्पन्न हो सकती है, इससे ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। किंतु वैज्ञानिक आविष्कारों ने यह सिद्ध कर दिया कि सूर्य का प्रकाश भी ऊष्मा यानी ऊर्जा का स्रोत है। इसी तरह से प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न संसाधन जो हैं वो ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, और विभिन्न संसाधनों का हमारे वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अभी भी अज्ञात हैं और कुछ पर हमारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। इस प्रकार खनिज तथा ऊर्जा के विभिन्न संसाधन हैं जिनका प्रयोग हम कर रहे हैं, और हो सकता है आगे कुछ नवीन संसाधन भी उपलब्ध हो जाए जिनका प्रयोग हम करें। तो अब हम अपेक्षा करते हैं बच्चों कि आप खनिज तथा ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में
खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के प्रकार एवं उपलब्धता पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।